दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम मौर्य के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं चालकता व मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। चालकता व मोलर चालकता पर सांद्रता का जो प्रभाव है, तो इसके पहले हम लोगों ने मोलर चालकता पढ़ लिया है। मोलर चालकता की हमको जो हमारे जो न्यूमेरिकल मिला था, यानी जो हमारा फार्मूला मिला था, वो मिला था लैम्डा m इक्वल टू k इंटू वी। लैम्डा m इक्वल टू k इंटू वी। तो इससे पहले हमें ध्यान देने की बात क्या है, हमें ध्यान ये देना है कि जो चालकता के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं, तो किसी विलयन में अगर चालकता होगी तो किसके कारण होगी। तो जो विलयन है आपका, उस विलयन में हमें पता होता है कि विलयन में क्या उपस्थित होता है। विलयन जो है, उस विलयन में जो चालकता देनी है हमें, यानी जो अगर बात करें कि अगर किसी विलयन, कोई विद्युत अपघट्ट का विलयन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैसे होता है, उसमें करंट जो होता है उसका प्रवाह कैसे होता है। तो उसका जो प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, मुक्त आवेश के कारण होता है। किसके कारण होता है, मुक्त आवेशों के कारण होता है। यानी जो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है, अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसका जो प्रवाह होना है, या फिर जो करंट का फ्लो होना है, करंट कैसे फ्लो होगा, करंट कैसे बहेगा, एक कैथोड से एनोड की ओर, या पॉजिटिव आयन हमारा निगेटिव आयन कैथोड से एनोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर कैसे जाएंगे, तो किसकी वजह से जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, मुक्त आवेश उपस्थित होते हैं। मुक्त आवेश मतलब होता है खाली जगह वहाँ पर उपस्थित होती है, जिसकी वजह से हमारे क्या करते रहते हैं, गमन करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका विलयन है, विलयन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, मुक्त आवेश होगा। लेकिन मुक्त आवेश विलयन में किसका होगा, यहाँ पर हम पढ़ते हैं विद्युत अपघट्ट के बारे में। तो कोई जो आपका विद्युत अपघट्ट होगा, यानी विद्युत विलयन जो होगा वो किसका होगा, विद्युत अपघट्ट का होगा। किसका होगा, विलयन जो होगा, यानी विद्युत अपघट्ट का विलयन, उसमें उपस्थित होता है मुक्त आवेश, जिसके कारण क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का गमन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का गमन होता है, तो अब यहाँ पर बात करें जो हमें सांद्रता लेनी है, तो मुक्त आयन के कारण जो हमें फ्लो करवाना है इलेक्ट्रॉनों को, तो कैसे होगा, देखिएगा सांद्रता होती है। सांद्रता, अगर किसी विलयन में सांद्रता ज़्यादा है, किसी विलयन में क्या है, सांद्रता ज़्यादा है, मैं यहाँ पर कहूँ कि जो आपका विलयन है उसमें क्या है, सांद्रता ज़्यादा है। जब सांद्रता ज़्यादा रहेगी तो उसमें क्या रहेगा, मुक्त आयनों की संख्या जो होगी, मुक्त आयनों की संख्या, मुक्त आयनों की संख्या क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ पर मुक्त आयन की संख्या जो है वो रहेगी प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या क्या होती है, भी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर सांद्रता क्या है, सांद्रता मतलब क्या है, सांद्रता मतलब ये है कि आपका जो विलयन है उसमें विलय के कण कितने उपस्थित हैं, बस आपको इतना ध्यान देना है। सांद्रता वो है कि जो आपका विलयन है, कोई भी आपका विलयन है, उस विलयन में कितने आपके विद्युत अपघट्ट या कितने आपके उसमें मोल उपस्थित हैं, कितने नंबर्स ऑफ मोल्स, कितने नंबर्स ऑफ विलय के कण कह सकते हैं, कितने वहाँ पर विलय के कण उपस्थित हैं, वही आपकी क्या होती है, सांद्रता कहलाती है। तो सांद्रता यहाँ पर हमने जाना कि जो आपकी जो सांद्रता होगा वो क्या होगा, विलय का कण होगा, यानी उसमें कितने विद्युत अपघट्ट उपस्थित है। अब यहाँ पर सांद्रता जो होगी वो सांद्रता किसमें उपस्थित होगी, तो सांद्रता उपस्थित होती है किसमें, आयतन में। यानी आयतन कोई पानी होगा या जो भी होगा, अगर सांद्रता ज़्यादा है तो आयतन क्या होगा, कम होगा। भाई सिंपल सा आप ये जानते हैं कि अगर हमारा एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी मान लीजिए 250 ml पानी है, तो 250 ml में अगर हम 4 चम्मच चीनी मिला दें या 4 चम्मच हम नमक मिला दें, उसको चखेंगे तो कौन ज़्यादा मीठा लगेगा। दूसरा चीज़, अगर हम वही 250 ml पानी में हम 4 चम्मच के बजाय 8 चम्मच चीनी मिला दें, तो कौन सा शरबत हमको ज़्यादा मीठा लगेगा, जो विलयन हमको ज़्यादा मीठा लगेगा वो ज़्यादा सांद्र है। आयतन क्या है,
कम है, और सांद्रता यानी कंसंट्रेशन यानी कि विलय की कड़ी यानी चीनी उसमें क्या ज़्यादा है। बात कर सकते हैं, हमने कहा कि आपका पानी 250 ml है, 250 ml में हमने 4 चम्मच मान लीजिए 4 चम्मच हमने चीनी मिलाया, उसको चख लें। पानी अब क्या कर दें, चीनी को कांस्टेंट रख लें, चीनी 4 चम्मच, लेकिन पानी 250 ml से कितना हो जाए 500 ml कर दें। पानी को 500 यानी आयतन हमने बढ़ा दिया, तो उसमें जब हमने 4 चम्मच मिलाया, अब दोनों विलयन को आप चखेंगे तो कौन ज़्यादा मीठा रहेगा, 250 ml वाला, 250 ml वाला ज़्यादा मीठा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सांद्रता ज़्यादा है और आयतन क्या है, कम है। तो अगर आयतन कम है, क्या है, आयतन कम है और सांद्रता ज़्यादा है, तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब मुक्त आयनों की संख्या ज़्यादा होगी तो हमारी चालकता जो होगी वो क्या हो जाएगी, चालकता हमारी क्या हो जाएगी, वो भी क्या है, ज़्यादा हो जाएगी। समझना है दोस्तों, बहुत आसान है। हमने कहा कि जब आयतन कम होगा तो सांद्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब आयतन कम होगा तो सांद्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जब सांद्रता ज़्यादा होगी तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, चालक मुक्त आयनों की संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो चालकता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अभी दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला पॉइंट हमने कहा कि जब आयतन ज़्यादा तो आयतन कम तो सांद्रता ज़्यादा, अगर सांद्रता ज़्यादा है तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या भी क्या ज़्यादा है, तो चालकता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरा पॉइंट कह रहा हूँ मैं, जब इसका आयतन कम हो जाए, सॉरी आयतन मैं बढ़ा दूँ, जब आयतन बढ़ा दूँ तो सांद्रता क्या हो जाएगी, जब आयतन बढ़ा दूंगा तो सांद्रता क्या हो जाएगी, भाई पानी हमने 500 लीटर कर दिया, पानी हमने कितना कर दिया, 500 लीटर नहीं, सॉरी 500 ml कर दिया, और चीनी कितना कर दिया, 4 चम्मच ही है। तो दोनों को चख लीजिए, जो ज़्यादा मीठा उसकी सांद्रता ज़्यादा है, तो इसकी सांद्रता ज़्यादा होगी, इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर हम कह देंगे सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। विलयन की सांद्रता कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या कितनी जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे तो कह देंगे हम प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या, मुक्त आयनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज। तो जब आयनों की संख्या कम हो गई तो चालकता भी क्या हो जाएगी, चालकता हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। हमने कहा कि जब यहाँ पर आपकी आयतन ज़्यादा हो जाएगा, सांद्रता कम हो जाएगा, तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। हमने अब यहाँ पर मैं कुछ टर्म आपको बताने जा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती ये कर देते हैं कि उनको ये पता होता है कि जो हमारा डेल्टा एम है, सॉरी लैम्डा एम जो है वो किस पर डिपेंड है, के पर डिपेंड है। के मतलब क्या होता है, कापा, यानी कापा मतलब क्या होता है, चालकता। क्या होता है, कापा मतलब क्या होता है, चालकता। यानी जो वो कहते हैं जो हमारी चालकता डिपेंड कर रही है किस पर, मोलर चालकता पर। यानी मोलर चालकता किस पर डिपेंड है, चालकता पर। ऐसा होता है उनका कहने मतलब ये है कि अगर चालकता बढ़ाएंगे तो सांद्रता भी हमारी क्या हो जा रही है, ज़्यादा हो रही है, आयतन कम हो रहा है और सांद्रता ज़्यादा हो रही है, और मुक्त आयनों की संख्या भी क्या हो जा रही है, ज़्यादा हो जा रही है। तो यहाँ पर सांद्रता के प्रभाव में जब कह रहे हैं कि चालकता अगर बढ़ा तो डेल्टा एम हमारा क्या हो जा रहा है, वो कह रहे हैं बढ़ रहा है। ठीक है, इतना हो रहा है, यानी के बढ़ रहा है तो डेल्टा एम बढ़ रहा है, और के घट रहा है तो क्या हो रहा है, डेल्टा एम की, सॉरी डेल्टा नहीं बेटा, लैम्डा हो रहा है, लैम्डा एम क्या हो रहा है, घट रहा है। ये चीज़ वो कहते हैं। तो यहाँ पर हमको ध्यान ये देना है, हम देख रहे हैं यहाँ पर के और बी में, के और बी में देखिए, अगर बी हमारा क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बी हमारा बढ़ रहा है, तो के हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। आप यहाँ पर देखिए, अगर बी यानी आयतन, बी हमारा आयतन है, बी बढ़ रहा है, तो चालकता यानी चालकता क्या हो रही है उसकी, कम हो रही है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इन दोनों में बहुत रिलेशन है। अगर बी हमारा बढ़ता है यानी आयतन हम बढ़ाते हैं तो चालकता यानी कापा क्या हो जाता है, घट जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बी को घटाते हैं तो के हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा,
बी को हम घटाएंगे तो क्या हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये हमारा बी है, अगर बी को घटाएंगे तो चालकता यानी के हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो हमारी जो मोलर चालकता है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पर है, किस पर डिपेंड है, आयतन पर डिपेंड है। जो हमारी मोलर चालकता किस पर डिपेंड है, आयतन पर डिपेंड है। अगर हम आयतन को बढ़ाते हैं तो मोलर चालकता भी क्या हो जाता है हमारा, देखिए आयतन को बढ़ाते हैं तो मोलर चालकता भी क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी आयतन को यहाँ पर बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता हमारी क्या हो जाएगी, चालकता क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और मोलर चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से टर्म आते हैं, तो इसको हम कुछ पॉइंट में लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा चालकता होता है, यानी जो हमारी मोलर चालकता होती है, या जो हमारा डेल्टा लैम्डा एम होता है, वो किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, आयतन पर निर्भर करता है, यानी बी पर निर्भर करता है। ये चीज़ हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा लैम्डा एम होता है, जो हमारा लैम्डा एम है वो किस पर डिपेंड है, डी पर डिपेंड है, इस पर डिपेंड नहीं है, यानी के पर डिपेंड नहीं है। के से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, बी। जब हम आयतन बढ़ाएंगे तभी तो चालकता बढ़ेगी, इससे पहले तो नहीं बढ़ेगी। यानी जब हम आयतन घटाएंगे तो चालकता घटेगी, ऐसा नहीं होगा चालकता बढ़ाएंगे तो आयतन घट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस पर डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, इस पर डिपेंड है। तो यहाँ हम कह सकते हैं लैम्डा एम किस पर डिपेंड है, लैम्डा एम निर्भर करता है किस पर, बी पर। तो हम ये कह सकते हैं निर्भर करता है, इतना हो जाएगा। तो इसको हम पॉइंट वाइज भी नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, इसमें आपका पहला पॉइंट जो है वो हो जाएगा चालकता। देखिए मैं लिख लेता हूँ, आप पॉइंट नोट कर लीजिए इसे यहाँ पर। देखिए क्या कहा गया, चालकता इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। मैंने पहले कह दिया जो चालकता होती है वो प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, पहला चीज हो गया था। दूसरा कहा गया तनुकरण करना। तनुकरण मतलब है आयतन बढ़ाने पर या सांद्रता घटाने पर, ये आयतन बढ़ाने पर या सांद्रता घटाने पर प्रति एकांक आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घटती है, यानी प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है, अतः चालकता भी क्या हो जाती है हमारी, घट जाती है। दूसरा पॉइंट कहा गया कि विलयन को तनुकरण करना, मतलब विलयन को तनुकरण करना मतलब आयतन बढ़ाना या सांद्रता को घटाने पर डेल्टा एम भी हमारा क्या, सॉरी लैम्डा एम भी हमारा क्या होता है, बढ़ता है। जो यहाँ पर कहा गया, कहा यही गया कि आपने कहा यहाँ पर विलयन को तनुकरण करने पर या आयतन बढ़ाने पर या सांद्रता को घटाने पर लैम्डा एम क्या होता है, बढ़ता है। वही सिंपल से ही कहा गया है, आपने फार्मूला लिखा था अभी लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू वी। तो हमने कहा कि अगर b को आप बढ़ाएंगे, b को आप बढ़ाएंगे तो k हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, k हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर b को घटाएंगे तो k हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दो चीज़ है, अगर आयतन बढ़ाएंगे तो हमारी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आयतन घटाएंगे, सॉरी आयतन बढ़ाएंगे तो चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और आयतन घटाएंगे तो चालकता हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये चीज़ आपने कहा था। इसमें एक चीज़ हम बता दें आपको कि चालकता जो होती है वो आयतन के 2 गुना पर निर्भर करती है। अगर चालकता यानी आयतन अगर एक टाइम कम हो रहा है तो जो चालकता होगी वो 2 टाइम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आयतन हमारा एक टाइम बढ़ रहा है तो चालकता हमारी 2 टाइम क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पर जो हमने कहा था कि जो हमारा डेल्टा एम होता है, लैम्डा एम होता है, वो किस पर निर्भर करता है, डायरेक्टली बी पर निर्भर करता है। भाई बी आयतन अगर घटाते हैं, आयतन घटाएंगे तो हमारी जो मोलर चालकता होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर आयतन बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपने लिखा कि तनुकरण करना है, यानी आयतन को बढ़ाने पर या सांद्रता घटाने पर हमारी क्या करने पर, यहाँ तीसरा पॉइंट था विलयन को तनुकरण करने, यानी आयतन बढ़ाने पर क्या होता है, लैम्डा एम भी हमारा क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कहा गया, चौथा पॉइंट यह पाया गया कि b का मान जो होता है k के घटते हुए मान से अधिक बढ़ता है। अगर b का मान घट रहा है तो k का जो मान है वो उसके 2 गुना हमने कहा बढ़ेगा। अगर b का मान बढ़ रहा है तो k का मान क्या हो जाएगा, 2 गुना क्या हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर कहा गया, b का मान k के घटते हुए मान से अधिक बढ़ता है, ठीक है। और आगे क्या कहा गया, फलस्वरूप लैम्डा एम पर, जो हमारा लैम्डा एम है, लैम्डा एम
बी पर निर्भर करता है अथवा बढ़ता है, मतलब जो लैम्डा एम है वो बी पर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट का क्या कहा गया, तन्यता बढ़ाने पर, यानी तन्यता अगर हम बढ़ाते हैं यानी इसकी सांद्रता को क्या करते हैं हम बढ़ाते हैं, तो के का मान क्या होता है, घटता है, परंतु बी का मान हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। ये हमारा बी का मान बढ़ जाता है और इसकी तन्यता यानी सांद्रता बढ़ जाती है। तो इतना चीज़ हमने देखा कि जो हमारी चालकता और मोलर चालकता है उसका जो सांद्रता पर प्रभाव है वो कैसा प्रभाव पड़ा। तो आगे जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो है अनंत मोलर चालकता। अनंत मोलर चालकता क्या होता है इसको देखेंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। देखिए अनंत मोलर चालकता में दोस्तों क्या कहा गया, अनंत मोलर चालकता में कहा गया मोलर चालकता यानी डेल्टा एम के अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता अनंत मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहेंगे हम, अनंत मोलर चालकता कहेंगे। यानी जो मोलर चालकता है, मोलर चालकता अगर उसके आयतन को हम वृद्धि कर दें, उसके आयतन हम क्या कर दें, वृद्धि कर दें, उसका आयतन हम बढ़ा दें, तो जब उसका आयतन हम बढ़ाएंगे तो उसकी जो मोलर चालकता होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये चीज आपने देखा कि जो हमारा रूल कहता है, हमने फार्मूला पढ़ा है लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू वी। हमने जो फार्मूला पढ़ा लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू वी, तो इसमें कहा गया क्या, जो हमारा वी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एम के होता है। यानी अगर हम लैम्डा एम के होता है, बी बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर बी घटाएंगे तो मोलर चालकता क्या हो जाएगी, हमारी घट जाएगी। तो यहाँ पर कह दिया जाए इफ, यानी अगर, यदि आयतन हमारा, आयतन यानी बी बराबर हम क्या कर लें, इनफाइनाइट ले लें। अगर हम आयतन कितना ले लें, इनफाइनाइट ले लें, और सांद्रता को क्या कर दें, हम जीरो कर दें। जो हमारी सांद्रता है, सांद्रता जो हमारी सांद्रता है यानी सी बराबर कितना कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, तो यहाँ पर जो मोलर चालकता हो जाएगी, मोलर चालकता, तो मोलर चालकता या बात करूं अनंत मोलर चालकता की, तो यहाँ पर जो आपका अनंत मोलर चालकता है वो क्या हो जाएगा, अनंत मोलर चालकता यानी लैम्डा एम, सब कुछ यहाँ पर ये बी हमारा इनफाइनाइट है और कंसंट्रेशन जीरो हो गया। भाई सिंपल सा अभी आपने पढ़ा था, जो इसके पहले आपने पढ़ा उस रूल में हमने पढ़ा कि अगर हम आयतन को बढ़ाते हैं तो हमारा जो कापा होगा यानी जो चालकता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि वहां पर सांद्रता हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और सांद्रता कम हो गया तो मुक्त अणुओं की संख्या भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन उस रूल से नहीं, हम यहाँ पर चलेंगे। जब हमने कहा था कि जो हमारा बी होता है वो के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम बी बढ़ाते हैं तो क्या हमारा घटता है, क्या बढ़ाते हैं तो बी हमारा घटता है। तो ये चीज हमने देखा कि जब चालकता को बढ़ा रहे हैं तो आयतन कम हो रहा है, आयतन को बढ़ा रहे हैं तो चालकता कम हो रही है। तो इस चीज को हमने देखा, तो हमने कहा था बी आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लैम्डा एम के, यानी एम जो लैम्डा एम जो निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है, बी पर। अगर हम आयतन को और बढ़ा दें तो हमारा, अगर आयतन बढ़ रहा है तो लैम्डा एम भी हमारा बढ़ रहा है, हमने देखा। लेकिन आयतन को हम इनफाइनाइट करते हैं तो वहां पर सांद्रता तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। भाई हमने पानी, बहुत सारा पानी ले लिया, लेकिन उसमें चीनी कितना डाला, एक चम्मच या डाला ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, क्यों हमको मीठा लगेगा, नहीं मीठा लगेगा ना। तो वहां पर हमारा जो मोलर, अनंत मोलर चालकता, या जो हमने कहा कि जो मोलर चालकता वो भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो हमारी चालकता है उसके अधिकतम मान को, जो हमारी मोलर चालकता है उसके अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं, अनंत मोलर चालकता कहते हैं। ये इसका अनंत है, अनंत मतलब इनफाइनाइट, और मोलर चालकता है, तो इस मोलर चालकता को हम क्या कहते हैं, अनंत मोलर चालकता कहते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर इतना हमने कहा कि आयतन बराबर कितना हो जाए, लैम्डा हो जाए, और सांद्रता सी बराबर कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो लैम्डा एम हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर लैम्डा एम हमारा बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा एम इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम, लैम्डा एम हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर लैम्डा एम इनफाइनाइट। ये चीज आप अपने माइंड पे कंसंट्रेट कर लीजिए, रख लीजिए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं
कि कोई विद्युत अपघट ले लें, कोई प्रबल विद्युत अपघट ले लें। इस रूल से हम लोग आगे चलेंगे। कोलेराइस, जो कोलेराउस का नियम है, जो कोलेराउस का रूल है, उस कोलेराउस के रूल को हम यहाँ से ही समझते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आपको नहीं समझ में आया तो आगे आपको नहीं समझ में आने वाला दोस्तों। इसलिए यहाँ पर आप बार बार आप समझने की कोशिश करिए, आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जब तक आपके दिमाग में बैठ नहीं जाएगा तब तक आप कोलेराउस का रूल नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा है यहाँ पर इतना हो जाएगा। मान लीजिए कोई आपका प्रबल विद्युत अपघट्य है, कोई भी आपका प्रबल विद्युत अपघट्य है, कोई भी ले लीजिए, प्रबल विद्युत अपघट्य है, और उस जो आपका प्रबल विद्युत अपघट्य होता है, मान लेते हैं हमने लिया केसीएल, क्या लिया, केसीएल लिया, ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। अगर ये टूटेगा तो पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाएगा, यानी के प्लस और सीएल माइनस में टूट जाएगा, हम ये जानते हैं। तो जब ये पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाएगा तो हम इसका जो ग्राफ है वो कैसे प्राप्त करेंगे, देखिएगा। ये इसका ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। यहां पर हम ले लेते हैं अंडर रूट का सी। अब अंडर रूट का सी क्या है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं लेमडा एम। तो यहाँ पर है लेमडा, यहाँ पर क्या है, अंडर रूट का सी है। अंडर रूट का सी का मतलब क्या है, अंडर रूट का सी का मतलब क्या है, जो सांद्रता है उसका क्या हम निकाल लें, स्क्वायर रूट निकाल लें, ठीक है। जो हमारा सांद्रता है उसका हम स्क्वायर कर दें तो वही हो जाएगा उसका अंडर रूट, यानी उस पर अंडर रूट लगा दीजिए तो उसका हो जाएगा अंडर रूट का सी। तो इतना हो जाएगा। तो अगर हम इस तरफ से, इस ग्राफ से यहाँ पर चलते हैं, इस तरफ की आते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा सी का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। यानी यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है सी बराबर 0, सी की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो अगर हम यहाँ से नीचे आ रहे हैं तो हम क्या इधर आ रहे हैं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सी, यानी सांद्रता, यानी कंसंट्रेशन, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पर जब हमने क्या लिया, अनंत मोलर चालकता में हमने लिया कि एक केसीएल है, केसीएल जो है विद्युत अपघट्य है, पूरी तरह से जब उसने डिसोसिएट किया तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट मिला, हमको क्या मिला, एक पॉइंट मिला। तो जब एक पॉइंट मिला तो इसकी कंसंट्रेशन कुछ यहाँ पर ऐसे थी, भाई थोड़ा सा नीचे लो जाए, तो यहाँ पर थी। लेकिन जब यहाँ पर बात किया जाए और हम क्या करते हैं इसको, इसमें हम इसका आयतन बढ़ाते जाए, जब इसका आयतन हम बढ़ाएंगे तो इसमें लेमडा एम का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाएगा। तो लेमडा एम का मान जब बढ़ता जाएगा तो कुछ इस तरह से हमको पॉइंट मिलते जाएंगे, ऐसे मिलते जाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। यानी जब हम क्या कर रहे हैं कि आयतन बढ़ा रहे हैं, लेमडा एम का मान बढ़ा रहे हैं, यानी कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। एक कंसंट्रेशन यहाँ पर था, मान लेते हैं यहाँ पर 10 था, यहाँ पर आया 7 हो गया, यहाँ पर आया 5 हो गया, यहाँ पर आया 3 हो गया, फिर आएगा 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिली है। अब ये स्ट्रेट लाइन हमको मिली, तो यहाँ पर ये था KCl के लिए एक प्लॉट हमने खींचा है। तो लेकिन जब हम क्या करें, अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा यानी बहिर्लेखन जरूर करेंगे, बहिर्लेखन करें। अगर इसका हम बहिर्लेखन करते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटेशन करते हैं, तो एक ऐसी हमको स्थिति मिलेगी जो ये रेखा y अक्ष है हमारा, ये y अक्ष पर कहीं ना कहीं पर काटेगी, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, लेमडा एम इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, लेमडा एम इनफाइनाइट। यानी कि जो हमारा बहिर्लेखन, यानी जो हमारा ग्राफ मिला है, उस ग्राफ का अगर हम बहिर्लेखन करते हैं, एक्स्ट्रा प्लोटेशन यानी कि एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, एक्स्ट्रा प्लोटेशन करते हैं, तो यहाँ पर जो हमको एक ऐसी रेखा मिलेगी जो y अक्ष पर जहाँ पर काटेगी, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा, क्या हो जाएगा, लेमडा एम हो जाएगा, लेमडा एम इनफाइनाइट हो जाएगा दोस्तों। तो इतना हमने देखा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मोलर चालक, अनंत मोलर चालकता कहते हैं। ये तो रहा एक प्रबल विद्युत अपघट के लिए। तो प्रबल विद्युत अपघट में जो हमने किया, इसे कुछ हम पॉइंट वाइज में थ्योरी में भी नोट कर लेते हैं। थ्योरी में हम कह लेंगे यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघट पूर्णतः आयनित होता है। प्रबल विद्युत अपघट लिख लेंगे, प्रबल विद्युत अपघट
पूर्णतः आयनित होता है। प्रबल विद्युत अवघट पूर्णतः क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि KCl के लिए एक्सट्रापोलेशन या फिर लैम्डा m मोलर चालकता तथा √c के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है जिसमें c का मान कम करने पर, जिसमें लैम्डा c का मान √c का मान कम करने पर लैम्डा m इनफाइनाइट प्राप्त होता है। देखिए इसे और भी रूप से हम लिख सकते हैं, c का मान कम करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो आपने देखा कि और c का मान कम करेंगे तो हमको क्या होगा, इसका हम बहिर्लेखन कर देंगे। तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, करने पर लैम्डा m का मान बढ़ता है, कुछ भी कर सकते हैं, लैम्डा m का मान बढ़ता है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक पॉइंट और बढ़ जाएगा। तो तीसरा पॉइंट फिर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो हमने KCl का ग्राफ खींचा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स्ट्रापोलेशन करेंगे। तो लिख लेंगे KCl का बहिर्लेखन करने पर लैम्डा m इनफाइनाइट का मान प्राप्त किया जा सकता है, इतना आप नोट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो हमारा निकल कर इसमें डेरिवेशन या फिर एक आपका सूत्र निकल कर आ रहा है, वो हो रहा है लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट माइनस √c। क्या निकल कर आ रहा है, लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट माइनस √c। और √c लिखने से पहले एक चीज़ आप और लगा दीजिए, यहाँ पर कांस्टेंट के लिए a √c, और a क्या है यहाँ पर, यह कांस्टेंट है, इतना आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया किसी प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए। अगर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की बात किया जाए तो वो क्या होगा, उसको भी देख लेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, 1 2 3 टेक स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, जब हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए क्या हो जाएगा, जब हम कोई दुर्बल विद्युत अपघट्ट मान लेते हैं CH3COOH लेते हैं, तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है बिल्कुल इसका उल्टा कर दीजिए। दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होता है, पूर्णतः आयनित नहीं होता है, ठीक है। जब पूर्णतः आयनित नहीं होगा तो इसमें एक सरल रेखा हमको नहीं मिलेगी, यानी कि अगर ये पूर्णतः आयनित नहीं हो रहा है तो एक पॉइंट हमको यहाँ पर मिला। सांद्रता के केस में अगर सांद्रता यहाँ पर है तो लैम्डा यहाँ पर है। जब हम क्या करेंगे,
आयतन को बढ़ाएंगे, आयतन बढ़ाते जाएंगे तो कुछ इस तरह से हमको पॉइंट मिलता जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। मतलब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, जब हम सांद्रता को कम कर रहे हैं, सांद्रता को कम कर रहे हैं यानी आयतन बढ़ा रहे हैं, तो लैम्डा एम का मान तो बढ़ रहा है, लेकिन एक सरल रेखा नहीं मिल रही। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक दुर्बल विद्युत अपघट है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो हमारा दुर्बल विद्युत अपघट होता है उसका बहिर्लेखन करने पर, उसका जो हम बहिर्लेखन करेंगे तो बहिर्लेखन करने पर लैम्डा एम इनफाइनाइट का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता। जितनी थ्योरी आपने यहाँ पर लिखा है इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रबल विद्युत अपघट पूर्णतः आयनित होता है तो यहाँ पर पूर्णतः आयनित नहीं होगा। फिर केसीएल के लिए लैम्डा एम मोलर चालकता, तो सी के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा देखिए ग्राफ प्राप्त होता है जिसमें सी का मान बढ़ाने पर लैम्डा एम का मान बढ़ता है। यहाँ पर कहेंगे एक सरल रेखा नहीं प्राप्त होता है, एक वक्रीय रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। बाकी सब कुछ रहेगा। केसीएल की जगह पर क्या कर देंगे हम, CH3COH कर देंगे। आगे क्या कहेंगे, केसीएल का बहिर्लेखन करने पर लैम्डा एम का मान प्राप्त है। यहाँ कहेंगे कि CH3COH का बहिर्लेखन करने पर लैम्डा एम का मान, लैम्डा एम इनफाइनाइट का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी मोलर चालकता, अनंत मोलर चालकता प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये हो गया हमारा मोलर चालकता, अनंत मोलर चालकता और मोलर चालकता था। चालकता में सांद्रता का प्रभाव जो था उतना हमने जाना। आगे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कोलेराउस का नियम। जो कोलेराउस का नियम है उसको पढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 टेक स्क्रीनशॉट। देखिए दोस्तों, कोलेराउस रूल क्या होता है, इसको जानने के लिए हमें कुछ विद्युत अपघटों को लेना पड़ेगा। जैसे एक हम क्या करेंगे, यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट ले लें और 3 हम ऐसे प्रबल विद्युत अपघट ले लें। तो जो कोलेराउस रूल है वो बताएगा कि जो हमारा एक मान हमको नहीं पता, मान लीजिए हमको दुर्बल विद्युत अपघट का मान हमको नहीं पता, तो उसकी जो आयनों की संख्या है उसको ज्ञात करने के लिए जो हमारा प्रबल विद्युत अपघट है उसको जोड़ लेंगे और जोड़ने पर हम क्या कर सकते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट के आयनों की संख्या को निकाल सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कैसे निकालेंगे। हम क्या कर लेते हैं, एक दुर्बल विद्युत अपघट लेते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट, एक हमारा दुर्बल विद्युत अपघट है। ध्यान समझिएगा दोस्तों क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्बल विद्युत अपघट में लैम्डा एम इनफाइनाइट, ये चीज़ लिखना नहीं पड़ेगी, हो जाएगा CH3COOH। ये क्या है, एक दुर्बल विद्युत अपघट है और इसमें हम 3 ऐसे प्रबल विद्युत अपघट लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा NaCl, एक हो जाएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट HCl, एक हो जाएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट यहाँ पर CH3COON, ये हो जाएगा। हमने यहाँ पर एक दुर्बल विद्युत अपघट लिया है और 3 कैसे लिए हैं, प्रबल विद्युत अपघट लिए हैं। अब हमको मान लीजिए यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट के आयनों की संख्या को निकालना है। भाई कोलेराउस रूल पढ़ रहे हैं तो आयनों की संख्या को निकालेंगे। आयनों की संख्या को निकालना है तो प्रबल विद्युत अपघट में से हमको निकाल लेना पड़ेगा। इसे अगर नहीं पता तब भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए कैसे, अगर हम इसे तोड़ते हैं तो सब अपने आयनों में कैसे टूटेंगे। इसको तोड़िए पहले, लैम्डा एम इनफाइनाइट ब्रैकेट में क्या लिखा है CH3COOH, इतना लिखा है। जब इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा लैम्डा एम इनफाइनाइट ब्रैकेट में CH3COO माइनस का और दूसरी ब्रैकेट में प्लस में लैम्डा एम इनफाइनाइट H प्लस आए, ये चीज़ मिला। दूसरा हमारा है लैम्डा एम इनफाइनाइट NaCl, क्या है NaCl है। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट Na प्लस में और दूसरा लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या मिल जाएगा यहाँ पर Cl माइनस। नेक्स्ट है हमारा लैम्डा एम इनफाइनाइट HCl, टूटेगा किसमें, लैम्डा एम इनफाइनाइट H प्लस और किसमें प्लस में लैम्डा एम इनफाइनाइट
Cl माइनस। नेक्स्ट है हमारा लेमडा m इनफाइनाइट क्या CH3COONA। इसको जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो होगा लेमडा m इनफाइनाइट, इसमें टूटेगा CH3COO माइनस में, प्लस में और क्या टूटेगा लेमडा m इनफाइनाइट H प्लस में। देखिए हमको यहाँ पर 3 प्रबल वैद्युत घट मालूम है, ये कैसे हैं प्रबल है और ये कैसा है दुर्बल है। तो ये चीज़ हमको पता है प्रबल और दुर्बल कौन है, इतना हम जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रबल और दुर्बल हम बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, आप ये मत भूलिएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इसको जब हमने तोड़ा तो यहाँ पर CH3OO माइनस प्लस क्या मिला है H प्लस मिला है, इतना हमें ध्यान देना है। हमको यही प्राप्त करना है। ये समीकरण आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये लास्ट में फोर्थ। तो हमें क्या मिला है यहाँ पर, हमको ये नहीं प्राप्त, मान लीजिए हमको ये प्राप्त करना है, पहला दुर्बल वाला हमको प्राप्त करना है, प्रबल वाला हमको मिला है। तो प्रबल वाले से हम दुर्बल वाला कैसा प्राप्त करेंगे, इसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या क्या है देखिए ये है और ये है। तो हम क्या कर लें, इसको इस वाले को और किसको आप इसको जोड़ लीजिए, यानी समीकरण किसको किसको जोड़ लेंगे हम लोग, समीकरण 4 और समीकरण 2 को, समीकरण नहीं 2 को नहीं 3 को, समीकरण 3 और 4 को आपस में जोड़ देंगे। तो जब हम इसमें जोड़ेंगे ये वाला और ये वाला, वही समीकरण 3 और 4 ये को है, तो लिख लेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए लेमडा m इनफाइनाइट HCl और प्लस में लेमडा m इनफाइनाइट CH3COONA। इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, देखिएगा लेमडा m इनफाइनाइट H प्लस है और प्लस में लेमडा m इनफाइनाइट Cl माइनस है और प्लस में है आपका लेमडा m इनफाइनाइट क्या है यहाँ पर CH3COO माइनस का। दूसरा क्या है यहाँ पर और देखिएगा क्या हो जाएगा, प्लस में लेमडा m इनफाइनाइट क्या हो जाएगा Na हो जाएगा, Na प्लस, ये इतना हो जाएगा, हो गया। यहाँ पर Na प्लस हो जाएगा, इतना मिल गया हमको। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, ये हमको मिल गया समीकरण नंबर 5, समीकरण 5। तो लिखेंगे समीकरण 5 को समीकरण 3 जो सॉरी तीसरा है, दूसरा समीकरण 2 से घटाने पर, जब हम समीकरण 2 से घटाएंगे दोस्तों क्या मिलेगा देखते हैं। यहाँ पर जब समीकरण 3 से हम घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा आपका लेमडा m भाई जो मिला है यहाँ पर इनफाइनाइट H प्लस प्लस लेमडा m इनफाइनाइट Cl माइनस प्लस लेमडा m इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लेमडा m इनफाइनाइट क्या मिलेगा Na प्लस, माइनस में लेमडा m इनफाइनाइट Na प्लस और दूसरा प्लस में क्या है लेमडा m इनफाइनाइट क्या हो जाएगा ये Cl माइनस, इतना चीज हो गया। अब देखिए अगर ये माइनस में घटा रहे हैं तो ब्रैकेट में लेंगे, तो इसे हम ब्रैकेट में ले लेंगे तो इतना माइनस हो जाएगा। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में,
जब इतना माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए लेमडा एम सी एल, ये लेमडा एम इनफाइनाइट सी एल माइनस है और किसमें है प्लस में, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचा, ये प्लस है और ये माइनस है बचा। अब हमारा बचा क्या, लेमडा एम इनफाइनाइट एच प्लस और दूसरा हमारा क्या बचा, लेमडा एम इनफाइनाइट CH3 COO माइनस। और ये किसके बराबर है हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये बराबर है हमारा लेमडा एम इनफाइनाइट CH3 COOH। देखिए हमने क्या कहा यहाँ पर, हमने कहा था बहुत कमाल की चीज़ हो गई। हमने कहा था यहाँ पर कि इस वाले विद्युत अपघट्ट का ये वियोजन है, ये इसके आयनों की संख्या। और मान लीजिए हमको नहीं पता है कोई विद्युत अपघट्ट यहाँ पर ये दिया गया, दुर्बल विद्युत अपघट्ट दिया गया और प्रबल विद्युत अपघट्ट ये दिए गए और कहा गया इसमें से किसी एक का, किसी का भी कहा जाए, इसका मान लीजिए अभी नहीं पता था तो हमने इसका निकाल लिया। मान लेते हैं अभी इसका नहीं पता होता तो तब भी निकाल सकते थे, किसी का भी ना पता हो, मतलब इसमें किसी एक का ना पता हो और तीन का पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से किसी भी विद्युत अपघट्ट का उसके आयनों की संख्या हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। मैंने कहा कि आपने एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट लिया, दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या है CH3 COOH, प्रबल विद्युत अपघट्ट लिया NaCl HCl और CH3 COOH। हमने क्या कहा कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट, तीन प्रबल विद्युत अपघट्ट लिया। अब इसमें बात कहा कि मैंने किसी एक का अगर आपको वियोजन या किसी एक का आपको आयनों की संख्या नहीं पता है और हमें अनंत मोलर चालकता उसका फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, किसी तीन का हम जोड़ लेंगे या किसी दो का जोड़कर हम तीसरे से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जो घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वहाँ पर जिसकी हमें अनंत मोलर चालकता नहीं पता थी उसकी हमको क्या हो जाएगी, अनंत मोलर चालकता पता चल जाएगी। यहाँ पर हमने देखा जिस तरह से हमने देख लिया कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट लेमडा CH3 COOH लिया जिसका ये उसका है वियोजन, यानी जिसका क्या है ये अनंत मोलर चालकता दिया गया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबको तोड़ दिया, ऐसे समीकरण 3 और 4 को जोड़ दिया। समीकरण 3 ये रहा और 4 ये रहा। तो 3 और 4 था, इसको हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया, जोड़ा। जोड़ने के बाद क्या किया, समीकरण 2 से हमने घटा दिया और जो बचा वही आपका क्या है, विद्युत अपघट्ट का कोलेराउस का रूल यही कहता है, जो आप थ्योरी में हम समझ लेंगे। थ्योरी में देखिए क्या होगा, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए क्या कहा गया कोलेराउस के रूल में, इस नियम के अनुसार एक विद्युत अपघट्ट की अनंत मोलर चालकता उसके धनायन या ऋणायन के अलग अलग योगदान के बराबर होती है। यानी जो मोलर चालकताओं की बात किया गया, किसी भी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है उसके धनायन और ऋणायन के मोलर धनायन और ऋणायन आयन जो होंगे उसके बराबर होगी, उसके अलग अलग चालकता, उसके अलग अलग योगदान की क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात धनायन या ऋणायन, धनायन और ऋणायन की अनंत मोलर चालकताओं का योग करके, यानी जो धनायन और ऋणायन का जो अनंत मोलर चालकता है उसका अगर उसको हम जोड़ लें तो क्या कर सकते हैं, विद्युत अपघट्ट की अनंत मोलर चालकता को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से इसका रूल था और बहुत ही आसान वे से आपको समझाया गया। अगर वो आपको डेरिवेशन याद रहेगा तो आप फार्मूला ये आप थ्योरी कभी नहीं भूलेंगे। थ्योरी रटने चक्कर में रहे तो आपको डेरिवेशन भूल जाएंगे। डेरिवेशन याद कीजिए, थ्योरी आपको याद हो जाएगी दोस्तों। तो इतना रहा भाई, मन लगा के पढ़ना है आपको। एक आपको एग्जाम्पल और दिया गया है, इस एग्जाम्पल के तहत हमने समझाने की कोशिश किया है कि यहाँ पर अनंत मोलर चालकता MgCl2 बराबर क्या होता है, मैग्नीज यानी कि Mg2 प्लस में टूटेगा, उसका धनायन ये है, धनायन की मोलर चालकता और ये क्या है, ऋणायन की मोलर चालकता। यहाँ पर देखिए 382 है, यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर 2 से जो मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर Cl2 है, Cl2 जो Cl है आपका वो Cl कितना 2 है, तो इसकी जो मोलर चालकता भी होगी कितनी होगी, 2 होगी। ये चीज़ है। दूसरा क्या किया गया, Al2SO4 का होल प्राइस, तो यहाँ पर Al कितना है, 2 है और Al टूटा है Al3 प्लस और SO4 2 माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पर जितना दिया गया उतना उसको लिखा गया है। लेमडा एम
इनफाइनाइट क्या होता है, विद्युत अपघट्ट की अनंत मोलर चालकता होती है। और जो यहाँ पर हम दिखाते हैं इसको कहते हैं गामा। तो गामा पॉजिटिव और लेमडा पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो यहाँ पर जो गामा पॉजिटिव वो क्या है, धनायनों की संख्या है, और लेमडा पॉजिटिव इनफाइनाइट क्या, धनायनों की अनंत मोलर चालकता। ये मोलर चालकता तो होता ही है, तो यहाँ पर लेमडा जो है मोलर चालकता होता ही है। तो यहाँ पर जो है आपका दिखा गया है इनफाइनाइट, वो क्या हो जाएगा, अनंत मोलर चालकता हो जाएगा। इस तरह से ये ऋणायनों की मोलर चालकता और ऋणायनों की अनंत मोलर चालकता, ऋणायनों से क्या, ऋणायनों की अनंत मोलर चालकता। सो दोस्तों आज आपका इतना रहा और बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। आई होप आई अंडरस्टैंड कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप हमारे वीडियो को बार बार देखिएगा, ये आपके टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलर हाउस रूल। मैं आपको बता दूँ इस चैप्टर में जो हमने आपको पढ़ाया है उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका जो था नट्स इक्वेशन, उसके बाद आपका पोलर हाउस रूल, और थर्ड जो आपका रहेगा वो रहेगा फैराडे का नियम, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत, और हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो कृपया करके हम आपको बता दें कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और साथ में अगर आप इसे देखने की कोशिश कर रहे हैं पहली बार, तो आप इसे पहले मत देखिए। आप इसे देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए आप ज़्यादातर पहले चालकता देखिए। यानी हमारा शुरू से वीडियो, यानी कि इस चैप्टर का जो पहला पॉइंट है वहीं से आप देखना स्टार्ट करेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। अगर आप बीच से देखते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा और आप हमसे कहेंगे सर आप हमें समझ में नहीं आता, तो सर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम आपसे बता रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जब पहले वीडियो देखिए तब आपको समझ, क्योंकि यहाँ पर जितने टॉपिक पढ़ाए गए हैं, भले ही आपकी बुक में पोलर हाउस रूल पहले दिया गया हो और मैं अंत में पढ़ाया हूँ, तो इसका पढ़ाने का मतलब ये है कि एक जो टॉपिक होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, कोरिलेट होता है। यानी उसको समझने के बाद आप इसको समझ सकते हैं, पहले इसको नहीं समझ सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आप पहले इसको समझा देता, फिर अनंत मोलर चालकता समझाता, फिर मोलर चालकता समझाता, फिर चालकता मोलर चालकता में समझाता, तो कहाँ समझाता, नहीं समझा, सब उल्टा हो जाता ना। तो सबको सीधा करकर यहाँ पर क्या किया गया, आपको समझाया गया। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा ज़रूर अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। कोविड-19 महामारी के दौर में आप घर से मत निकलें, आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका घर वाला सुरक्षित रहेगा, आपके घर वाले जब सुरक्षित रहेंगे तो आपका गाँव सुरक्षित रहेगा, और आपका गाँव सुरक्षित रहेगा तो आपका शहर, आपका देश सुरक्षित रहेगा। इस तरह से आप भले ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भले ही अपने घरों पर हैं, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आप मार्केट निकल रहे हैं बिना मास्क के निकल रहे हैं, तो आप अपने लिए तो बीमारी का घर बना ही रहे हैं, साथ में दूसरे को भी बीमार कर रहे हैं। इसलिए अगर आप मार्केट जा रहे हैं या फिर कहीं भी आप जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने मुँह पर मास्क जरूर इस्तेमाल करें। अगर मास्क और सैनिटाइजर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर से बाहर ना ही निकलिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आप भले ही, मैं कहता हूँ कि आप भले ही स्वस्थ हैं, हेल्दी है, अच्छी बात है, आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन दूसरा कोई तो नहीं हेल्दी है ना। आप बीमारी लेकर आए हैं, आपके घर में जो है वो उन सबका इम्यून सिस्टम आपके जैसे थोड़ी है, उनको तो आप इन्फेक्शन फैला ही सकते हैं, वो बीमार हो गए तो क्या करेंगे आप। इसलिए दोस्तों आप घर से बाहर ना जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। और आपको वीडियो वाला कैसा लगा हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर करेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल हम आपको पढ़ाएंगे फैराडे का नियम। आज के लिए इतना हो, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।